हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का हिंदी का तो पेपर हो गया, लेकिन अब 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, 28 तारीख को संस्कृत का और 29 तारीख को साइंस का पेपर है। तो इन तीनों पेपर के बीच में आपको एक दिन का भी गैप नहीं दिया गया है, इसलिए अब आपके पास ये जो 4 से 5 दिन बचा हुआ है, इन्हीं दिनों में आपको तीनों सब्जेक्ट तैयार करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 4 से 5 दिनों में संस्कृत, साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट को तैयार करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन का भी गैप नहीं है, तो हमें अभी तैयार करना होगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं संस्कृत में कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के कई पेपर में लगातार पूछा जाता है कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश। ठीक है, तो इनका सारांश आपको तैयार कर लेना है, छोड़कर पेपर देने नहीं जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको सारांश लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाए। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है कवि कुलगुरु। ठीक है, इसमें आपको लिखना है कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कीर्ति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। इन्होंने अपने कृतियों में भी अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तो इतना आपको लिखना है कवि कुलगुरु हेडिंग डाल करके। ठीक है, इतना सेंटेंस आपको लिख देना है। अगला हेडिंग आपको लगाना है जन्म, समय एवं स्थान। इसमें लिखना है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। कोई इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई इन्हें क्या मानता है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। ठीक है, मतलब सभी लोग अलग अलग मानते हैं इनको। आगे लिखना है आपको कि इस महान कवि को सभी अपने अपने, ठीक है, इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल में। अनेक आलोचक इनका जन्म स्थान उज्जैन भी मानते हैं। मतलब सभी के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है यह अलग अलग है। यह निश्चित नहीं हो पाया है कि आखिर इनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर कुल के बारे में आपको लिखना है। तो कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राह्मण कुलोत्पन्न माना जाता है। मतलब इन्हें माना जाता है कि इनका कुल क्या है, तो वह ब्राह्मण है, तो इन्हें ब्राह्मण कुलोत्पन्न माना जाता है। यह शिव उपासक थे। फिर भी राम के प्रति अपार श्रद्धा थी। रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह राम के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते थे। अब इनकी रचनाओं का वर्णन कर देना है, यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और उन रचनाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नामक 2 महाकाव्य, ठीक है, मेघदूतम और ऋतु संहार नामक 2 गीति काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना की। ठीक है, रघुवंशम में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के समस्त इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की उदारता का 19 सर्गों में वर्णन किया गया है। ठीक है, कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 18 सर्गों में वर्णन है। मतलब बताया गया है कि इनकी रचनाओं में क्या क्या है। ठीक है, ऐसे ही मेघदूतम में पक्ष, यानी यहाँ पर यक्ष है। मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्रलंभ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक हुआ है। ठीक है, ऋतु संहार 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। तो ये दिखाया गया है कि जो इन्होंने रचना लिखा है, जो इन्होंने महाकाव्य गीति काव्य लिखा है, इसमें किसका वर्णन है, तो ये आपको इनकी रचनाओं में लिख देना है। अगली हेडिंग आपको डालना है काव्य सौंदर्य। ठीक है, क्या लिखना है, काव्य सौंदर्य, जो कि लास्ट है। इसमें लिखना है कि कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। ठीक है, शेष करुण रस आदि रस उनके सहायक होकर आए हैं। इसके अनुरूप
प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, वे अलंकारों के विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। उनके नाटकों में वस्तु विन्यास अनुपम आगे लिखना है आपको, चरित्र चित्रण निर्दोष और शैली में संप्रेषणीयता है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। दुष्यंत शकुंतला को देखने के पश्चात क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य होने पर ही उससे विवाह करते हैं। कालिदास ने हिमालय से सागर पर्यंत भारत की यशोगाथा को अपने काव्य में निरूपित किया है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन मिलता है। ठीक है, संस्कृत के कवियों में कोई भी कवि कालिदास की तुलना नहीं कर पाया है। तो बस क्या करना है, आपको इतना ही सारांश लिख देना है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है जिसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कवि कुलगुरु कालिदास जी का सारांश याद करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, तो सारांश में इनका सारांश नहीं छोड़ना है, तो आज ही इनके सारांश को याद कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।